सो अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की शुरुआत अपन ने कर दी थी। ग्रुप 1 से इंटर का पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपने कोर्स में है वो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया, एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाम इसका क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अच्छा, स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट ने एएस बनाया। हाँ, खास बात उस एएस की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको जब अपने एएस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, कि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग को डील नहीं करते। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में कौन सी चीज़ कैसे कहाँ पे लिखनी है, उसकी डिटेल क्या देनी है, उसी की बात करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि AS1 जो अपन ने पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, उसमें अकाउंटिंग की तो कोई बात ही नहीं आई। उसमें तो सिर्फ ये बात आई कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आप फॉलो करते हो उसको क्या कर दो? डिस्क्लोज कर दो। और डिस्क्लोजर क्या करना चाहिए? एक जगह पे करना चाहिए। इसका मतलब बात वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन की थी, डिस्क्लोजर की थी। उसने किसी भी ट्रांजैक्शन की कोई अकाउंटिंग की गाइडलाइंस नहीं दी। हाँ, हिंट ज़रूर दिया कि अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। याद है ना भाई? क्या क्या? प्रूडेंस प्रिंसिपल, फिर कंजर्वेटिज्म अप्रोच जिसको अपन कहते हैं प्रूडेंस, देन सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। ओके, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपने ग्रुप 1 के कोर्स में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। हाँ, इस एएस का नाम आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, शायद 11th-12th में भी सुना होगा, फर्स्ट ईयर में भी सुना, अपने पहले भी कुछ चैप्टर्स में बार बार इसका नाम आता है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनके पास दुकान में, चाहे गोडाउन में, चाहे फैक्ट्री में स्टॉक नाम की कोई भी चीज़ हो। आपने हमारे स्टॉक नाम की कोई चीज़ ही नहीं, सीढ़िया से हमारा कोई लेना देना ही नहीं, तो ठीक है, आपका AS2 से भी कोई लेना देना नहीं। पर अगर आपके पास इन्वेंट्री रहती है तो डेफिनेटली उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसकी NRV निकालनी पड़ेगी। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये सारे के सारे मैटर्स कवर करता है कि अगर इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन मेजरमेंट कैसे किया जाए। अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिकॉज इफ़ आई से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 99.99% सबके पास किसी न किसी तरह का स्टॉक तो रहता ही है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे स्टॉक इन ट्रेड का हो, वॉट एवर इट मे बी, स्टॉक सबके पास रहता है। और जब स्टॉक है तो आप कहेंगे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ईयर एंड में भले स्टॉक नहीं होगा, पर साल भर गोडाउन में अगर दुकान में स्टॉक रहता है तो उसकी कॉस्ट भी तो निकालनी ही पड़ती है। तो हर जगह ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम में आता है। ओके, अब इस एएस की देखिए, पहले स्टेटस मैंडेटरी हुआ कब से? 1/4/1999 से। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये मत समझिएगा 1999 में जाके इशू किया आपने कहा 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना था, इतने साल लग गए एक और स्टैंडर्ड देने में। नो, ये पुराना स्टैंडर्ड पहले भी था, ये 1999 में जो है ये बेसिकली क्या हुआ? रिवाइज हुआ। तो अपन जो पढ़ रहे हैं रिवाइज वाला ही पढ़ रहे हैं, पुराने से अपने को मतलब नहीं। एप्लीकेबिलिटी ऑल लेवल्स का मतलब लेवल 1 पे भी लगेगा, लेवल 2 पे भी लगेगा, लेवल 3 पे भी लगेगा। आपने कहा मैं तो एकदम छोटी सी परचून की दुकान है, टर्नओवर 50 लाख भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपका टर्नओवर भले 2 लाख भी नहीं होगा, गोडाउन में अगर स्टॉक है, दुकान में अगर स्टॉक है, एस लगेगा, चाहे आप बिल्कुल छोटे से हो। कंपनी की बात करें, स्मॉल मीडियम कंपनी हो, चाहे नॉन SMC हो, सब पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, छूट किसी को नहीं दी गई है। ठीक है भाई, चलिए जी। अब वैसे तो आप लोगों ने कई बार 11-12 से सुना है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते वक्त करना पड़ता है। और वैल्यूएशन आपने शायद स्टार्टिंग में सुना होगा, कॉस्ट मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस। ओके, हाँ, और ये विच एवर इज़ लेस का जो कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस प्रिंसिपल है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू के बजाय थोड़ा सा एक नया नाम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV। हाँ, वैसे कॉस्टिंग में भी इस टर्म का आपके काफ़ी यूज़ आया, NRV। कौन से प्रोडक्ट में? जॉइंट बाई प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर में। ओके, और कॉस्ट निकालने का काम तो अपन ने मटेरियल वाले चैप्टर में बहुत किया। मटेरियल में याद हो तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया। इवन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में भी वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्स लेजर अकाउंट। तो स्टोर्स लेजर मटेरियल वाले चैप्टर में तो 3 कॉलम वाला था, रिसीट, इश्यूज, बैलेंसेस। बैलेंसेस का मतलब वैल्यू ही निकाल रहे थे, पर वहाँ अपना ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉस्ट को लेकर के था, कॉस्टिंग में NRV का कोई यूज़ नहीं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आउटसाइडर्स के लिए है, तो यहाँ तो आप कहेंगे फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए, इसलिए विच इज़ गलत इसका रूल है। अब इस एएस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को बहुत अच्छे समझनी है, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Okay, so be very careful in understanding this accounting standard as well as the calculation part involved in this standard। और इस स्टैंडर्ड के साथ अपन जब क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे तो मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर कैसे लिखने होते हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। एक प्योर थ्योरेटिकल जो अपने AS1 वाले में भी देखा, इंट्रोडक्शन वाले में भी देखा, एक प्योर प्रैक्टिकल। आप कहेंगे यहाँ पे अब AS2 में अपन कई सारे क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल वाले करेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल। आपका ये क्या नया नाम हुआ भाई, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल, मतलब वो प्रैक्टिकल में उसमें कुछ है ही नहीं, पर कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करना है, एएस के जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, एग्जामिनर के पूछने की इच्छा वो रहती है। तो किस हिसाब से आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, क्या क्या दिखाना है, लिखना है, ये सब अपन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अच्छे से वो भी समझ लेंगे, ताकि वो रिस्पेक्टिव हर आगे वाले एएस में अपने को क्या करना है, उसको अप्लाई करना ही है। चलिए जी, अब इस एएस की शुरुआत जो है वो है मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री से, कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। आगे वो ये तो पता है, इन्वेंट्री का मतलब वही 3 तरह के स्टॉक होते हैं, 4 तरह के। अपन ने फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3 में पढ़ा, क्या क्या, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। आप कहेंगे बस ये 4 तरह के स्टॉक होते हैं, काम खत्म, यही तो हमारी इन्वेंट्री है। पर सुनो भाई, इन्वेंट्री में सिर्फ ये 4 चीज़ें नहीं होती। देखिए ये एएस जो है ना, बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट लेकर के बनाया गया है कि हर वो चीज़ आपकी इन्वेंट्री में आ सकती है जो इन कंडीशंस को फुलफ़िल करती है। तो देखिए क्या डिफ़ाइन किया है, इन्वेंट्रीज आर नॉन मॉनेटरी एसेट्स। आप कहेंगे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्या होती है? तो वैसे तो अपन ने ब्रांच अकाउंट्स किया, फॉरेन ब्रांच में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का कॉन्सेप्ट आया था, और वैसे मैंने आपको कहा था AS11 में और इसको डिटेल में समझेंगे, बट फिर भी याद रखने के लिए मॉनेटरी वो सारी एसेट्स जिनका मेजरमेंट सिर्फ पैसों के टर्म्स में होता है, फिज़िकल एग्जिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं। डेटर्स, ये नहीं वो 50 किलो का आदमी है, 20 किलो का आदमी, आप कहीं उससे इतने पैसे मांगते हैं, मेरे रिश्ता सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में है। और नॉन मॉनेटरी मतलब फिजिकल एसेट्स। ओके, आप ये कह सकते हो जिनका खरीदने का रेट पता है, बेचूंगा कितने में वो फिक्स नहीं है। देखिए वैसे तो पैसा देकर के कोई चीज़ लाए हो, आप कहेंगे मॉनेटरी वैल्यू पता है, पर वो खरीदने की पता है। यहाँ मॉनेटरी का मतलब है उस एसेट को रियलाइज करने में कितना पैसा मिलेगा, अगर वो मॉनेटरी वैल्यू में फिक्स है, कितना पैसा आना है अगर वो फिक्स है तो मॉनेटरी, कितना पैसा आना है फिक्स नहीं है, नॉन मॉनेटरी। ओके, तो इन्वेंट्रीज हमेशा नॉन मॉनेटरी होगी, कारण आपने स्टॉक खरीदा कितने में पता है, बेचेंगे किस रेट में, आप कहेंगे पता ही होता है ना, पता तो होता है पर वो फिक्स तो नहीं होता, क्योंकि जिस दिन ग्राहक आएगा उस दिन का रेट काम आएगा। भले आप कहेंगे हमारे तो बिज़नेस में 2 साल तक कोई रेट ही चेंज नहीं होती, बट स्टिल वैल्यूएशंस मौका दे करके हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, तो इसलिए नॉन मॉनेटरी में ही काउंट होता है। और याद रखिएगा नॉन मॉनेटरी एसेट्स में ब्रॉडली 3 चीज़ें आती हैं, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। ओके, FII, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। वैसे FII का नाम सुना होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो अब समझिए ये तीनों नॉन मॉनेटरी में क्यों आती है, क्योंकि खरीदी कितने में पता है, बेच के कितना पैसा आएगा पता नहीं है। तो इन्वेंट्रीज नॉन मॉनेटरी एसेट होती है। हाँ, ब्रैकेट में मैंने ऐड किया है बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इन्वेंट्री फिजिकली एग्जिस्ट करे ज़रूरी नहीं है, आपके पास टेंजिबल एसेट्स भी इन्वेंट्री के फॉर्म में हो सकती है, इनटेंजिबल एसेट भी इन्वेंट्री के फॉर्म में हो सकती है। आप कहेंगे इनटेंजिबल एसेट्स मतलब, हाँ वैसे देखिए इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने ग्रुप 2 के कोर्स में है, AS26, ये 2 और छक्का और लगा दो 26। ओके, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स को कवर करता है। वैसे आप लोग जानते हो इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स आती हैं। तो आप कहेंगे ये तो इंटेंजिबल एसेट हुई ना, बैलेंस शीट में वो फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग में आएगा ना, पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल। तो इन्वेंट्री में कब से इंटेंजिबल आने लग गया, आता है साहब। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आप लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बेचते हो,
ऐसे समझ लीजिए आपने इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ की एजेंसी ले ली कि भाई इंडिया में सारे विंडोज़ के लाइसेंस हम ही बेचेंगे। अब आपने इस साल माइक्रोसॉफ्ट वाले से 20,000 विंडोज़ सॉफ्टवेयर ख़रीदे। ओके, ख़रीद ले साहब, आ गए आपके पास। हाँ, गोडाउन में रखने पड़ते हैं। आप कहेंगे गोडाउन में क्या रखना है, बस ये तो आ गए, काम ख़त्म हुआ। तो आपने अब ये 20,000 माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर ख़रीद लिए। हाँ, सॉफ्टवेयर तो जनरली आप कहेंगे कि आजकल तो वो हार्ड डिस्क भी नहीं आती, आजकल तो क्लाउड वाला काम है सब। ठीक है, आपने कहा हाँ साहब 20 उसने लाइसेंस सॉफ्टवेयर की दे दी, आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए। अब ये सॉफ्टवेयर 20,000 आपने ख़रीदे, 15,000 बेच दिए, 5,000 ईयर एंड में आपके पास स्टॉक में पड़ा है। सुनिए, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आपने बेचने के लिए ख़रीदे हुए आपके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट नहीं है, आपके लिए इन्वेंट्री है। बिकॉज दे आर नॉट फॉर यूज एज असेट, दे आर हेल्ड फॉर सेल। तो समझिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, अमेरिका वाली जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने विंडोज़ डेवलप किया, उसके लिए वो इंटेंजिबल एसेट है, पर मेरे लिए वो इन्वेंट्री है। ओके, आप कहीं वो भी तो कॉपियाँ करके बेचता है। देखिए, आप मशीन खरीदते हो, उससे प्रोडक्ट बना के बेचते हो, मशीन फिक्स्ड एसेट है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या है, इन्वेंट्री। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को डेवलप करता है, इंटेंजिबल एसेट, उसकी कॉपियाँ कर करके बेचता है, वो कॉपी करना और वो जो काम है वो इन्वेंट्री, और मैं तो ख़रीद के बेचता हूँ, मेरे लिए डेफिनेटली इन्वेंट्री। तो ऐसी कई सारी इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। आजकल कई सारे वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं ना, आपने कहा वो भी बेचते हैं। तो अगर आप इंटेंजिबल एसेट बेच रहे हो, आपके लिए इन्वेंट्री है। ओके, और इंटेंजिबल एसेट आप अपने खुद के यूज़ के लिए ख़रीद रहे हो। आपने कहा मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, विंडोज़ भी ख़रीदा, मेरे लिए कंप्यूटर भी क्या है, फिक्स्ड एसेट, उसमें विंडोज़ लगवाया, दूसरे सॉफ्टवेयर टेली का सॉफ्टवेयर लगाया, मेरे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट। ओके, मतलब इंटेंजिबल एसेट। तो समझिए, इन्वेंट्रीज़ में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स ही हो ज़रूरी नहीं है, इंटेंजिबल एसेट भी हो सकती है। अब आगे क्या लिखा है, दे आर इंटेंजिबल एसेट्स एज वेल एज टेंजिबल, पर खास बात क्या है, नॉन मॉनेटरी होती है। अगर आप कह दो साहब मॉनेटरी है, मैं तो मनी वैल्यू फिक्स है, तो फिर वो इन्वेंट्री नहीं, फिर तो आप कहेंगे वो तो इन्वेस्टमेंट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो जाएगा। ए पॉइंट, अब वो हमारे पास क्यों है, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको मुझे क्या करना है, बेचना है। मीन्स मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, जिसको मुझे बेचना है। इसमें आप कह सकते हैं वो फिनिश गुड्स भी आ जाएगा, इसमें स्टॉक इन ट्रेड भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे उसको क्या करना है, बेचना है। सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को काफ़ी बार लॉ की तरह पढ़ना पड़ता है। आप कहीं ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या, देखिए मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदी, मशीन 5-10 साल काम में लूँगा, फिर उसको भी बेचूँगा, तो इट इज़ ऑल्सो फॉर सेल बट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब काम की नहीं रहती हम उसको भी क्या करते हैं, बेचते हैं, बट इट नॉट फॉर ऑर्डिनरी कोर्स। यहाँ पे बात हो रही है सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसीलिए मैंने कहा दो चीज़ें आप ले सकते हो, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। आपने कहा क्यों, रॉ मटेरियल किधर जाएगा, WIP किधर जाएगा, वो कोई बेचने के लिए थोड़ी है। बी पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में पड़ा है। ये समझ लो WIP1, WIP2 प्रोसेस में पड़ा है। फॉर सेल, वो बनाने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस जो हम कहते हैं, वो यहाँ पे आ गया। सी पॉइंट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल्स, आ गया साहब, रॉ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड। हाँ, मटेरियल के लिए वर्ड हमेशा क्या यूज़ होगा कि वो कंज्यूम होगा इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मटेरियल्स है, सप्लाईज आप कहेंगे सप्लाईज क्या होती है, ये समझ लो। कॉस्टिंग की टर्म्स में बात करूँ, मटेरियल का मतलब समझ लो डायरेक्ट, सप्लाईज का मतलब इनडायरेक्ट, कैसे ही समझ लीजिए। हाँ, तो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जो कंज्यूम होने वाली है। आपने कहा साहब हाँ हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके लिए XYZ रॉ मटेरियल चाहिए, वो कंज्यूम होते हैं। इसमें और काफ़ी सारी सप्लाईज भी चाहिए होती है, पेट्रोल भी चाहिए होता है, डीजल भी चाहिए होता है मशीनें चलाने के लिए, दैट इज़ कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्रोडक्शन भी है, सर्विसेज भी है। देखिए, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो इट इज़ रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ओके, तो अब हमारे पास में भी कोई स्टॉक हो सकता है क्या, डेफिनेटली। हम आपको जो है नोट्स देते हैं, किताबें देते हैं, ठीक है, बुक्स देते हैं, दीज आर मटेरियल्स, सप्लाईज विच विल बी कंज्यूम्ड इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मैंने आपको जो भी बुक्स दी मेरी, हाँ, मेरे लिए ये पॉइंट ए में भी आ सकता है,
हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कारण कोई मेरे से ट्यूशन नहीं करा कर ऐसा बुक्स खरीदनी है ले जा भाई, हम तो बुक्स भी बेच देते हैं, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप लोगों ने ज्वाइन किया, हमने आपको बुक्स एज ए पार्ट ऑफ कोर्स फी दे दी, हाँ अलग से तो नहीं बेची, यही समझ लो कंपोजिट सप्लाई हो गई, तो मैंने तो आपको पार्ट ऑफ कोर्स फीस दे दी, तो मैं वो मेरे लिए मटेरियल हो गया विच इज़ कंज्यूम्ड इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। हाँ, अब और भी कई सारे कंज्यूमेबल्स लगते हैं, आगे ब्रैकेट में देखिए क्या क्या है। इसने डिफाइन किया है कि इंटेंजिबल ये जो मटेरियल और सप्लाईज़ की बात हो रही है ना, तो मटेरियल और सप्लाईज़ में क्या क्या आ जाता है, कंज्यूमेबल्स आ जाएंगे, ओके, आपका स्टोर्स आ जाएगा, सप्लाईज़ आ जाएगी, लूज टूल्स आ जाएंगे, ओके, कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स, सप्लाईज़, लूज टूल्स, स्टोर्स तो वही अपने मटेरियल, सप्लाईज़ इनडायरेक्ट, कंज्यूमेबल्स ये भी इनडायरेक्ट, लूज टूल्स क्या होता है, ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह ही समझ लीजिए। मैं वापस बताता हूँ, समझिए, सर्विसेज में स्पेशली तो मटेरियल जो मैं आपको देता हूँ, किताबें जो देता हूँ, मैं कह सकता हूँ इट इज़ स्टोर्स कंज्यूम्ड, पर अब मैं बोर्ड पे जब पढ़ाता हूँ मार्कर चाहिए, अब वो मार्कर मेरे लिए क्या है, कंज्यूमेबल्स है, सप्लाईज़ हैं, ओके। अब उसके अलावा मेरे को और भी कई सारे टूल्स चाहिए, आपने कहा माइक चाहिए साहब, माइक की बैटरी भी चाहिए, हाँ माइक मेरे लिए ध्यान दीजिएगा फिक्स्ड एसेट है, पर उसकी बैटरी जो है हर थोड़े दिन में क्या होती है, ख़राब हो जाती है, कोई साल भर तो चलती ही नहीं है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, तो दैट इज़ माई लूज टूल्स विच इज़ यूज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। तो ये सब भी मेरे लिए क्या हो गई, इन्वेंट्री। इसका मतलब समझिए, अभी तक अपने दिमाग में इन्वेंट्री में 4 चीज़ें चलती थी, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, पर ये दिमाग से निकाल लीजिए, रॉ मटेरियल के अलावा जो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो लूज टूल्स हैं, ये सब भी इन्वेंट्री में आते हैं। अब मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात करूं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आप कहेंगे लूज टूल्स क्या होते हैं, मशीन्स चलाने के लिए कई बार आपको कई सारे इक्विपमेंट्स रखने पड़ते हैं, टूल्स रखने पड़ते हैं, पेचकस हो गया, प्लास हो गया, ये हो गया, जिससे वो मशीन्स चलती है। अब वो लूज टूल्स भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। आप कहेंगे बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, टूल्स इन्वेंट्री है कि फिक्स्ड एसेट है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने जब नया वाला AS10 अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें बड़े क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि टूल्स जो भी हैं ये इन्वेंट्री है कि फिक्स्ड एसेट है, दोनों में से एक जगह जाएगा, या तो फिक्स्ड एसेट में या इन्वेंट्री में। तो देखिए वहाँ AS10 जब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, तो वहाँ पे सबसे पहला डेफिनेशन पार्ट ही आता है, फिक्स्ड एसेट में कौन सी चीज़ आएगी। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि जिसकी यूज़फुल लाइफ 12 महीने से ज़्यादा हो। कि फिक्स्ड एसेट आते हैं, आप कहेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आपने कहा साहब यूज़फुल लाइफ 20 दिन 25 दिन, और कहीं की फिक्स्ड एसेट फिक्स ही नहीं रही बेचारी, होता है ना भाई, आते चल बसी, तो कहीं की फिक्स्ड एसेट, तो जिसकी यूज़फुल लाइफ 12 महीने से ज़्यादा हो फिक्स्ड एसेट। अब आप कोई भी टूल्स लेकर के आते हो, इफ़ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, फिक्स्ड एसेट में ले जाओ। आपने कहा मैं एक टूल आया जो बस थोड़े दिन ही चलेगा, लेस देन 12 मंथ्स, इन्वेंट्री, ओके। तो अब समझिए, मैं माइक लेके आया, अब ये माइक मेरे 3-4 साल चलता है, फिक्स्ड एसेट। अब आपकी बैटरी लेके आया, आपने कहा 3-4 महीने चलती है, इन्वेंट्री, ओके। अब वो पेचकस, प्लास, कोई सारे इक्विपमेंट्स काम में आते हैं, टूल्स काम में आते हैं, मशीन्स को चलाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई बेकरी है, आप कहीं ग्लव्स रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, तो ये सब उनके लिए क्या है, लूज टूल्स, क्योंकि यूज़फुल लाइफ लेस देन 12 मंथ्स, तो वो सब किस में आ जाएगा, इन्वेंट्री। आप कहेंगे उसको यहाँ ला करके क्या करना है, वो तो खरीदा बिल में चार्ज हो जाएगा, नो, गलतफहमी निकाल दीजिए। आपने इस बार मान लीजिए मेरी क्लासेस का एग्जांपल हूँ, मैंने 100 मार्कर पेन खरीदे, कंज्यूम 30 ही हुए, बाकी के 70 स्टॉक में पड़े हैं, तो ये थोड़ी है जीरो सारा का सारा 100 प्रिंटिंग स्टेशनरी के नाम से बिल में डेबिट कर दूँ, नो, जितना यूज़ हुआ वही आएगा। अकाउंट्स में जब अपन ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करते हैं, इसका मतलब ही यही है, जो काम लिया उसी को बिल में चार्ज करो, जो आपके पास पड़ा है बैलेंस शीट में आएगा। और तो और ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो भले ही इन्वेंट्री की लिस्ट में नहीं आती है, पर बैलेंस शीट में फिर भी आती है, वो सब खर्चे में नहीं जाता। एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, आपने मान लीजिए एडवर्टीजमेंट के लिए पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए, करा दिए साहब, 5000 पैम्पलेट प्रिंट करा दिए, 31 मार्च हो गई, वो पैम्पलेट अभी तक गोडाउन में पड़े हैं, अभी तक बांटे नहीं, आपने कहा अप्रैल में बांटेंगे, तो समझिए वो पैम्पलेट का मेरा खर्चा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, पर वो खर्चा मेरे इस साल के बिल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारा स्टॉक पड़ा है, वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा एडवर्टीजमेंट मटेरियल स्टॉक, और वो अगले साल के P&L में राइट ऑफ होगा जब मैं उसको यूज़ करूँ। सो
वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। याद रखिएगा, नॉन मॉनेटरी, टेंजिबल, इंटेंजिबल दोनों, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वो फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड की बात कर रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में पड़ी है, मतलब WIP की। इन फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाईज, और मटेरियल सप्लाईज के लिए टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन भी लिखा है और सर्विसेज भी लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले दो में सर्विसेज नहीं है, मतलब ये फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वर्क इन प्रोग्रेस में ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, पर नीचे वाले में सर्विसेज भी है। तो यहाँ पे दो में तो सिर्फ प्रोडक्ट्स आ रहा है, नीचे वाले के अंदर सर्विस वर्ड भी आ गया, मतलब मटेरियल सप्लाईज टूल्स सब जो भी है वो सिर्फ प्रोडक्शन वालों के लिए ही हो ऐसा नहीं है, वो सर्विस इंडस्ट्री वालों का भी आएगा। तो मैंने आपको जो कहा, हमारे एक्सेल एकेडमी में आपको सर्विस देने के लिए जो भी हम टूल्स काम में ले रहे हैं, मटेरियल काम में ले रहे हैं, सप्लाईज काम में ले रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, क्लियर। और प्रोडक्शन कंपनीज जो भी मटेरियल काम में ले रही है, इनडायरेक्ट मटेरियल काम में ले रही है, टूल्स काम में ले रही है, वो भी किसका पार्ट है? इन्वेंट्री का। और स्टॉक में अगर पड़ा है, आप उसको इस साल का खर्चा नहीं कह सकते। एक और एग्जांपल याद आया, बैंकिंग कंपनी। अब बैंक्स आपको अकाउंट खुलवाती है, तो आप उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकें उसके लिए आपको चेकबुक इशू की जाती है, पासबुक इशू की जाती है, पेन स्लिप्स भी होती है, जय बैंक में पैसा जमा कराना है, ये सब करना है, अब आपको चेकबुक दी जाती है। अब बैंक क्या करती है, एक साथ में 10,000, 20,000, 50,000 चेकबुक प्रिंट करा ली। अब बैंक के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, बट अब मान लीजिए वो जो चेकबुक्स प्रिंट कराई इस साल आधी ही यूज़ आई, आधी अगले साल यूज़ आएगी, इसका मतलब वो भी बैंक के लिए क्या है? इन्वेंट्री है। दे आर कंज्यूमेबल्स, सप्लाईज टू बी यूज्ड इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इन्वेंट्री के अंदर आएगा। तो याद रखिएगा, इन्वेंट्री की डेफिनेशन बड़ी लंबी है। यहाँ पे सिर्फ WIP, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की बात नहीं हो रही है, ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ रहे हैं, सप्लाईज आ रही है, टूल्स आ रहे हैं, कंज्यूमेबल्स आ रहे हैं। और सर्विस इंडस्ट्री के आप सोचते जाइए, सर्विस देने के लिए जितने भी तरह के मटेरियल आपके लगते हैं, जितने भी तरह की सप्लाईज लगती है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लाइंट के रिटर्न भरता है, वो पेपर की रिम्स लेके आता है, प्रिंटिंग करता रहता है, रोड छापता है, ये करता है, वो करता है, रिटर्न भरता है। अब वो सर्विस रेंडर करने के लिए पेपर लग रहा है, पेपर का स्टॉक उसके पास पड़ा है, इन्वेंट्री में आएगा। हाँ, पर याद रखिएगा, AS का एक थंब रूल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाइज टू मटेरियल आइटम्स। आपने कहा साहब एक रिम पड़ी है 150 रुपये की, अब उसके लिए माता पच्ची नहीं की जाएगी, और तो और आपने कहा और चिंदी काम कर लो, रिम के पेपर भी गिन लो, नहीं थोड़े से कम है, नहीं 500 है कि 400 है, ये सब काम नहीं किया जाएगा। बट अगर सिग्निफिकेंट है, जैसे बैंक की बात करी, ह्यूज स्टॉक दे हैव, अब ह्यूज स्टॉक है तो डेफिनेटली उनको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ में आ गया साहब स्टॉक का मतलब? अब आगे चलते हैं, एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि ये कुछ नीचे चीज़ें दी गई है, ये है तो इन्वेंट्री, पर उस पर AS टूल नहीं लगेगा। मतलब AS टू इज नॉट एप्लीकेबल on these inventories. Okay, so AS2 is not applicable on these inventories. कौन सी है? नीचे आपको देखिए 5 पॉइंट दिए गए हैं, A, B, C, D, E। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पांचों इन्वेंट्री है, पर AS2 कहता है भाई हम इनको कवर नहीं करते। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, या तो उसका कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कवर करता है, या उसके लिए अलग से रूल बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ही मैटर पे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए तो कंफ्यूजिंग वाला काम हो जाएगा। तो देयर आर सर्टेन बिजनेसेस जिनकी इन्वेंट्रीज तो होती है, पर उस पर AS2 कहता है नहीं नहीं साहब ये हमारे स्कोप का नहीं है, आप दूसरी जगह जाओ। ओके, होता ही है ना भाई, आप बीमार पड़ गए, आपने कहा डॉक्टर के पास चलो, पर डॉक्टर भी तो वो देखना पड़ेगा ना जो उस बीमारी को डील करता हो। ये तो नहीं है कि आपके पास बीमारी कुछ और है और डॉक्टर कोई और पहुंच गए। तो देयरफॉर हम ये नहीं कह रहे कि ये स्टॉक नहीं है, ये पांचों स्टॉक है, पर क्योंकि वो स्पेशल है उसके लिए कुछ दूसरे रूल बने हुए हैं, तो AS2 ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे पास मत आना। देखिए पॉइंट ए, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP ऊपर आया था, पॉइंट नंबर B इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऊपर दिख ही रहा है। अब कोई एक ऐसे स्पेसिफिक WIPs हैं जो इन्वेंट्री होते हुए भी AS2 में नहीं होता, तो WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स AS7 है उसके लिए, ग्रुप 2 में आपने पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के, वैसे कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, उसमें बाई वर्क इन प्रोग्रेस, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। हाँ याद रखिएगा वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये दिमाग में गलतफहमी मत पाल लेना कि साहब हम तो बिल्डिंग बना रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया ना। आप बिल्डर हो, आप ठेकेदार हो, ठीक है, आपका काम ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, बिल्डिंग बना के सामने वाले को पकड़ा देते हो। सामने वाले के लिए फिक्स्ड एसेट है, आपके लिए इन्वेंट्री है। अब बिल्डिंग अधूरी बनी हुई है, इन्वेंट्री है, पर उसका वैल्यूएशन मेजरमेंट के लिए AS2 कहता है हमारे पास मत आओ, हमने एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है आपके लिए, कौन सा, AS7। तो रूल सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको ऐसे समझ सकते हो, लॉ में आपने जनरल सेक्शन स्पेसिफिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो AS2 हमारे लिए जनरल सेक्शन की तरह है। कैसा स्टॉक है, आ जाओ, अब आपने कहा हमारा तो ये वाला स्टॉक, रुको रुको, आपके लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया हुआ, तो फिर वहीं जाओ, यहाँ पे कहीं को आ रहे हो। तो AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करता है, उसके WIP को कवर करता है, इसलिए हमको इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाले वर्क इन प्रोग्रेस पे AS2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स का वर्क इन प्रोग्रेस। आपने ऊपर आया था ना पॉइंट सी में, मैंने ऊपर देखिए पॉइंट A और B के आगे वो लास्ट में क्या लगा रखा है, ब्लॉक बना करके, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को कवर करता है, सर्विसेज को कवर नहीं करता। सर्विसेज का मटेरियल सप्लाईज कवर होता है, सर्विस का वर्क इन प्रोग्रेस। आप कहेंगे सर्विस का कैसे वर्क इन प्रोग्रेस होता है, होता ही है सर, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बैच आधा हो गया, 80% हो गया, पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, सर्विस इन प्रोग्रेस। ओके, तो कई सर्विसेज में प्रोग्रेस में रह जाता है काम। एग्जाम्पल देखिए आगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इंटेंजिबल एसेट है क्या, आप कहेंगे पर मैं तो दूसरों के लिए बना रहा हूँ, दूसरों ने कहा हमको ऐसा ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना के दो, तो आपने कहा ठीक है सर बना दूंगा। अब वो सॉफ्टवेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ AS7 तो लगेगा नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप कहेंगे फिर क्या करूँ, अब वो कंप्लीट हुआ नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए मटेरियल खरीदा, इन्वेंट्री में कवर्ड है, पर वो सॉफ्टवेयर खुद जो आधा अधूरा बना हुआ है वो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में कवर्ड नहीं है। कंसल्टेंसी देते हो आप, CA बन गए, कंसल्टेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स है, आधी कंसल्टेंसी दे दी, आधी देनी बाकी है, AS2 नहीं लगता। मेडिकल सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग एंड सो ऑन, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, सो ऑन में लिख लो भाई, ठीक है, कोचिंग। आप कहीं फिर इनका विचारों का क्या होता है, तो वैसे अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है, ग्रुप 2 में है, कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, उसमें सर्विसेज की रेवेन्यू के 2 मेथड, एक प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन, एक कंप्लीटेड सर्विस मेथड। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मतलब जितना काम कर लिया उसकी प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, तो वहाँ पे अपने आप ही वो मैटर कवर हो जाता है। और नहीं भी हुआ, AS2 कहता है हम तो इसका मेजरमेंट का, वैल्यूएशन का रूल आपको नहीं बता सकते, आप जानो आपका काम जाने। फिर आप कहेंगे हम करेंगे क्या, तो देखो भाई इसकी मैं बात बता देता हूँ। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपकी सर्विस आधी अधूरी रह गई, ईयर एंड पे कंप्लीट नहीं हुई है और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लायक भी नहीं है, तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको हेल्प नहीं करता। हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 IAS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कवर्स वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, अपना AS कवर नहीं करता, उल्टा अच्छा है नहीं करता है तो अपने कोर्स कम हुआ। हाँ, बाकी आप कहेंगे करते क्या होंगे, वो फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, उसकी कॉस्ट निकालने का तरीका। C पॉइंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका बिजनेस ही शेयर खरीदना बेचना है तो आपके पास वो शेयर डिबेंचर एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टॉक है, पर उस पर AS13 लगता है। वैसे अगर याद हो तो अपन ने इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर जब किया था उसमें डिस्कस किया था, और नहीं भी याद है कोई चिंता नहीं, थोड़े दिन बाद AS13 पे जब पहुंचेंगे ये मैटर फिर से आएगा। अब समझिए AS13 किसका था, इन्वेस्टमेंट्स। क्या आपने शेयर डिबेंचर खरीदे, उसके अकाउंटिंग कैसे करनी है, आप समझो। वो इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर चाहे आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे, चाहे रोज़ बिजनेस के लिए खरीदे, स्टॉक एंड ट्रेड की तरह खरीदे, अकाउंटिंग तो सेम ही रहेगी। तो जब वहाँ पूरी डिटेल में अकाउंटिंग बता दी है, आपने कहा नहीं मेरे लिए तो स्टॉक है, मैं AS2 लगाऊंगा, यहाँ मना कर दिया, इधर मत आओ,
ठीक है, वहीं चले जाओ, वहाँ पे हमने रूल एक वहाँ पे याद अपन पढ़ेंगे, एक अलग से पैराग्राफ बना रखा है कि अगर शेयर्स डिबेंचर्स हेल्ड ए स्टॉक इन ट्रेड है उस पर AS13 लगेगा। और वैसे जब अपन ने इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर किया था ये मैटर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, फिक्स्ड एसेट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट तो AS10 लगेगा, 13 लगेगा, वहाँ AS13 उसको धक्का दिया, जाओ AS10 में। क्यों? वहाँ सब कानून अच्छे से बने हैं, फिक्स्ड एसेट के रूल तो वही रहना है, भले ही आप कह दो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। वैसे ही अब शेयर डिबेंचर आपने कहा मेरे लिए तो स्टॉक है, भले ही है, इन्वेस्टमेंट में हमने उसके अच्छे से रूल बना रखे हैं, खरीदने बेचने की अकाउंटिंग कैसे करनी है, वहीं जाओ, यहाँ मत आओ। तो आप कहें फिर इसको तकलीफ़ क्या है? क्योंकि देखिए आगे अपन जब पढ़ेंगे कॉस्ट की कैलकुलेशन में ये जोड़ो ये मत जोड़ो, ऐसा करो वैसा करो, आप कहेंगे ऐसे तो शेयर डिवेंचर में होता ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने पहले कह दिया उधर ही रहो ना, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। तो समझिए क्योंकि मेरे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी न किसी तरह से इन मैटर्स को कवर करते हैं, तो ऑब्वियसली वो AS2 के प्रीव्यू में नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये मत समझ लीजिएगा ये इन्वेंट्री नहीं है, बैलेंस शीट में आएगा इन्वेंट्री की हेडिंग में ही, पर उसके मेजरमेंट के लिए AS2 काम नहीं आएगा। पॉइंट डी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, ये वर्ड पे एम्फेसाइज करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, कौन से की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसकी इन्वेंट्री की बात हो रही है। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स, ऑयल्स, ओर्स एंड गैसेस। ओके, तो लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स, ऑयल्स, ओर्स, गैसेस का प्रोड्यूसर का स्टॉक, उस पर AS2 नहीं लगता। अब एग्रीकल्चर, हाँ खेतीबाड़ी कौन करता है, किसान, किसान कौन हुआ, प्रोड्यूसर। मिनरल्स ऑयल्स में आप कहेंगे प्रोड्यूसर कौन होता है, तो भगवान है, अरे भगवान की बात अपन नहीं कर रहे हैं भाई। मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज, अपने इंडिया में ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, सॉरी कॉरपोरेशन। अब वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है उसके क्या है, आप कहेंगे कि बॉम्बे हाई समुंदर के अंदर ऑयल रिग्स है जिससे वो समुंदर में से क्या करते हैं, तेल निकालते हैं। अब वो जब तेल निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल को। अब ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर। ध्यान दीजिए, आप लोग प्रोड्यूसर नहीं, आपने कहा मेरे भी पेट्रोल पंप है, आप तेल खरीदते हो बेचते हो, आपके लिए सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स हो गया, आप प्रोड्यूसर नहीं हुए, आप पे AS2 लगेगा। आपने कहा BPCL है, भारत पेट्रोलियम, हाँ उसके भी पेट्रोल पंप है, उसकी रिफाइनरी भी है, वो क्या करती है, ONGC से या फॉरेन से क्रूड ऑयल खरीदती है, उसको प्रोसेस करके पेट्रोल ऑयल डीजल सब अलग अलग करके बेचती है। समझिए वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो प्रोसेसर है, AS2 लगेगा। पर जो तेल निकालता है, जो गैस निकालता है, ठीक है, अपने यहाँ बाड़मेर में कैरिन एनर्जी है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, तो एक्सट्रैक्शन वाले सब क्या हो गए, प्रोड्यूसर। किसान क्या हो गया, प्रोड्यूसर। आपने कहा साहब मेरे भी मंडी में दुकान है किराने की, फूड ग्रेन्स की, मैं किसानों से फूड ग्रेन खरीदता हूँ बेचता हूँ, AS2 लगेगा क्योंकि आप प्रोड्यूसर नहीं हो। सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए छूट है क्योंकि उन पर AS2 एप्लीकेबल नहीं है। आप कहेंगे वो क्या करेंगे, उनके पास, किसान के पास भी स्टॉक तो हो ही सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए AS2 ने गाइडेंस दी है। नीचे देखिए पैराग्राफ क्या कह रहा है, AS2 स्पेसिफाइज दैट दे आर मेजर्ड एट NRV एट सर्टेन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स किसान ने क्रॉप ग्रो कर दी, अब उसके पास स्टॉक पड़ा है, उसका कॉस्ट नहीं निकाला जाता, सीधा मेजरमेंट किस पे कर देते हैं, NRV पे एट सर्टेन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हाँ ये नहीं खाद डाला, बीज डाला और NRV निकाल लो, नो, वो हार्वेस्टेड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, व्हेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड, मिनरल्स, ऑयल्स, ओर्स, गैसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एंड सेल इज एश्योर्ड अंडर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और अ गवर्नमेंट गारंटी। आपने MSP नाम सुना होगा ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट कहती है आपका खाद्यान्न अगर नहीं बिके हमारे को ला करके दे देना, इतना पैसा तो आपको दे ही देंगे। तो समझ लीजिए मैंने क्रॉप ग्रो करी, मैं एग्रीकल्चरलिस्ट, मेरे लिए क्रॉप का स्टॉक पड़ा है, अब मेरे पास मान लीजिए जितना भी टन स्टॉक है, गवर्नमेंट ने कह रखा है इतने में हम ले लेंगे, इसका मतलब एश्योर्ड है कि वो गवर्नमेंट लेगी, मेरे को कोई चिंता नहीं है, तो मुझे कॉस्ट निकालने की माथापच्ची ही नहीं करनी, मैं सीधा उसका वैल्यूएशन NRV पे कर दूंगा। ओके, सो व्हेन सेल इज एश्योर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और अ गवर्नमेंट गारंटी और व्हेन अ होमोजीनियस मार्केट एग्जिस्ट एंड देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेलियर टू सेल, बहुत रेयर चांस है मैं बेच नहीं पाऊँगा। अच्छा, खाद्यान्न, मिनरल्स, ऑयल्स, ओर्स, डिमांड अनलिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है। ओके, तो दीज इन्वेंट्रीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो याद रखिएगा, प्रोड्यूसर वर्ड पे एम्फेसाइज करिएगा, सिर्फ प्रोड्यूसर को छूट दी गई है, हर एक को छूट नहीं दी गई है। नेक्स्ट ई पॉइंट, इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड, आ गया साहब,
हाँ, ये मैंने ही ऐड किया हुआ है, वो अपने ऊपर लूज टूल्स आया था ना, उसी का। इट डज़ नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट विच मीट्स डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज पर AS10। तो अगर आपके कोई भी स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं तो ऑफकोर्स वो AS10 में जाएगा, फिर AS2 में नहीं आएगा। सच आइटम्स आर अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ओके, तो याद रखिएगा एक्सक्लूजन में कौन कौन है। वर्क इन प्रोग्रेस किस किस का, सर्विस प्रोवाइडर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, इन्वेंट्री, शेयर्स, डिबेंचर्स, और लास्ट में जो आपके लूज टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स हैं, ये अगर फिक्स्ड एसेट में जा रहे हैं फिर AS2 में नहीं आएंगे, दो में से एक जगह आएंगे। ठीक है साहब, तो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री हुई, एक्सक्लूजन्स हुआ। अब एक्सक्लूजन्स का मेन कारण याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या दूसरी अकाउंटिंग गाइडलाइंस उनके लिए पहले से एप्लीकेबल है। जब स्पेसिफिक है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साहब, अब बची हुई इन्वेंट्री सब यही है। आपने कहा मैं ट्रेडर हूँ, आ जाओ इधर। ठीक है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन वाला काम है तो AS7 में जाओ, अदरवाइज बाकी सब लोग तो यही हैं। ठीक है, आपने कहा प्रोडक्ट X, Y, Z, कुछ भी तरह के बिजनेस है सभी यही हैं। शेयर्स डिबेंचर्स का बिजनेस करो, खरीदने बेचने का, AS13 वहाँ पे उसकी गाइडलाइंस दी हुई है। हेल्ड स्टॉक वालों के लिए भी है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी है। कैसे ही शेयर खरीद के ले आए, ठीक है, चाहे वो शेयर जंगल वाला हो, पालतू हो, बकरी हो, वॉटर इनमें भी शेयर्स होने चाहिए, डिबेंचर्स होने चाहिए। तो AS13 कहता है ऑल आर वेलकम हियर, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ठीक है, वॉटर इट में भी। अब बाकी के सब स्टॉक्स आ जाओ साहब इधर। अब उनका वैल्यूएशन कैसे करना है, तो बहुत सिंपल सा रूल है, कॉस्ट NRV विच एवर इज लेस। अब आप कहेंगे ठीक है साहब, कॉस्ट का मतलब बताओ, NRV का मतलब बताओ, पूरा AS बेचारा उसी में लग गया। आओ साहब, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तीन चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। तो याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ अ इन्वेंट्री, आपने कहा साहब मेरे पास स्टॉक पड़ा है, उसकी कॉस्ट में क्या क्या जोड़ना है, तो वन इज कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। ओके, हाँ, आपने कॉस्टिंग में CC का मतलब होता था कैरिंग कॉस्ट, OC का मतलब होता था ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ CC का मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, OC का मतलब अदर कॉस्ट एंड COP, ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर? वो आपके वहाँ इनका टैक्स में आता है ना भाई, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ कॉस्ट ऑफ परचेज। तो एक तो खरीदने का। आपके कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो ख़रीदता क्या है, रॉ मटेरियल, उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर लगता है, ओवरहेड्स लगता है, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। और C पॉइंट कुछ और स्पेसिफिक दूसरे खर्चे AS में लेने ज़रूरी है भाई, नहीं तो आप पंगा कर दोगे। इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, वो इन्वेंट्री जिस लोकेशन कंडीशन पे है वहाँ तक लाने के लिए जो भी दूसरे खर्चे लगे हैं वो भी जोड़ेंगे। अब इन तीनों को अच्छे से समझना है। कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज कॉस्ट की बात हो रही है, क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है, इंक्लूड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, उसमें जो टैक्सेस ड्यूटीज़ आपने खरीदते वक्त दी दौड़ जो ब्रैकेट में, अदर देन दोज विच आर सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय एंटरप्राइज फ्रॉम टैक्सिंग अथॉरिटीज़। हाँ, जो टैक्सिंग अथॉरिटीज़ से वापस रिकवर हो जाएगी, जैसे आपने मान लीजिए रजिस्टर्ड डीलर हो, GST पे किया और GST का आपको इनपुट मिलने वाला है, तो एक बार तो पे किया पर वापस से रिकवर हो जाएगी, उसको परचेज कॉस्ट में जोड़ा ही नहीं जाएगा। ओके, तो परचेज प्राइस में ड्यूटीज़ टैक्सेस कौन सी जोड़नी है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, विच आर नॉन रिकवरेबल फ्रॉम टैक्सिंग अथॉरिटी। से फॉर एग्जांपल आपने गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी का वापस कोई इनपुट नहीं मिलता, परचेज कॉस्ट में जोड़ेगी, पर उस पर वापस GST भी लगती है मान लीजिए, और उसका इनपुट अगर मिलेगा तो मुझे परचेज कॉस्ट में जोड़ना ही नहीं है। फिर क्या लिखा है, फ्रेट इनवर्ड्स, हाँ तो आप कहेंगे हम बचपन से करते आ रहे हैं। एन अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, जो और भी कोई खर्चा लग गया, फ्रेट के अलावा आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन लग गया, लोडिंग अनलोडिंग लग गया, होता है ना भाई, गोडाउन में माल पहुँचा, अनलोड कराया, ये कराया, वो कराया, सब खर्चे जोड़ दो। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड, उनको माइनस करना है डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ परचेज। ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा से करते आ रहे हो, रिबेट्स मतलब वही वॉल्यूम रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक
जैसे जनरली एक्सपोर्ट में होता है, तो इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं है, बट ठीक है एस बनाते वक्त लिख दिया। मान लो आपको कोई मटेरियल खरीदने पे कोई ड्रॉबैक मिलता है, गवर्नमेंट से कुछ रिफंड मिलता है, तो उसको क्या करना है, माइनस एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, तो आप कह सकते हो परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस जोड़ दो, फ्रेट वगैरह दूसरे खर्चे जोड़ दो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वॉल्यूम रिबेट्स कम कर दो, ड्रॉबैक कम कर दो, ये सब कम करके नेट कॉस्ट आएगी। हाँ, कैश डिस्काउंट का क्या करेंगे साहब, 11-12 करते आ रहे हो ना, कैश डिस्काउंट मिला आपको, क्या करना है, परचेज कॉस्ट में से माइनस करते थे या नहीं करते थे, हैं जी, नहीं करते थे, उसको P&L में अलग से इनकम मानते थे, वो रूल पहले भी वही था, आज भी यही है, इसमें कोई फ़र्क कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब परचेज प्राइस एड नॉन recoverable duties and taxes, add freight etc less trade discount। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट के कई नाम होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, वॉल्यूम रिबेट होता है ना, आप एक साल में 10 लाख से ऊपर माल लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। अब वो अभी तो पता नहीं है, पर 10 लाख से ऊपर होते ही मिलना शुरू हो जाता है, तो वो रिबेट भी मेरी परचेज से रिलेटेड है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो पेमेंट से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल नेचर का होता है, पर ये ट्रेड नेचर का है, तो वॉल्यूम रिबेट्स, ड्रॉबैक्स, ये सब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ जी, एक नोट लिख लो यहाँ पे, कैश डिस्काउंट is not deducted from cost। कैश डिस्काउंट को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, कैश डिस्काउंट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। ओके, वो P&L में अलग से जाएगी। क्लियर है साहब? हाँ, एक और नोट डाल दीजिए, GST dash, if input credit is available, it will not be included in cost। तो मैंने अभी वो लिखवाया परचेज प्राइस के बाद में क्या लिखा है, नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो रिकवर नहीं होनी है वही जोड़नी है, रिकवरेबल वाली जोड़नी ही नहीं है। ओके, तो GST इफ इनपुट इज अवेलेबल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, उसको कॉस्ट में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे जोड़ेंगे नहीं तो फिर हम हमारी एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री की चिंता आप ना करें, बड़ा आसान है, आराम से होती है एंट्री। और वैसे अपने कॉस्टिंग में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस किए, GST नहीं था पर कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या लेस करना है, वहाँ पे भी पॉइंट आते थे, फ्रेट भी आता था, ऑक्ट्रॉय भी आता था, सब जोड़ के अपन ने मटेरियल वाले चैप्टर में कॉस्ट निकालने तक की मेहनत करी है, कुछ क्वेश्चंस किए। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे वो हम ये सब चीज़ें दे रहे हैं, ये मिल रहा है, इन सब की अकाउंटिंग करनी कैसे है, बड़ा आसान है। मैं एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेकर के एक बार आपको बता देता हूँ, फिर अपन इसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी कर लेंगे। सपोज आपने परचेजेस करी, द प्राइस वॉज 1 लाख रुपीज़, उसने कहा साहब लेस ट्रेड डिस्काउंट के साथ 20,000 रुपये का मैं आपको चलो डिस्काउंट देता हूँ, नेट कितना हो गया 80,000। फिर उसने कहा साहब GST आपको देना पड़ेगा, मान लो 10%, 8,000, टोटल कितना हो गया 88। फिर उसने कहा मेरी फैक्ट्री से आपकी फैक्ट्री तक भेजने का फ्रेट 3,000 रुपये लगेगा, ना ले ले भाई तू ऐड। उसने कहा वहाँ पे फैक्ट्री में आपके पहुँचेगा, फिर वहाँ पे अनलोडिंग का 1,000 रुपया और देना पड़ेगा कि ले लिए। हाँ जी, कितना पहुँच गए अपन 92। फिर उसने कहा अगर आप 1 महीने में पेमेंट करते हो तो 1 मंथ पे करने पे हम आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे, कितने का 2,000 रुपये का, नेट 90,000 रुपये लास्ट में आपको देने हैं। अब इसकी अकाउंटिंग समझ लो साहब। आ गई परचेज कॉस्ट में क्या क्या जोड़ना है पहले उसकी बात करो। हाँ, क्या कितनी लेस करनी है, आप कहेंगे 1 लाख, 20,000 माइनस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, GST जोड़ना है क्या, आप कहेंगे नहीं, ये GST हमको नहीं जोड़ना है, दिस विल नॉट बी एडेड। ठीक है, पर यहाँ तो जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्या है सर, फ्रेट जोड़ना है, जुड़ेगा, अनलोडिंग जुड़ेगा, कैश डिस्काउंट आपने कहा नो, कैश डिस्काउंट का लेस नहीं करना है, तो अब जोड़ो भाई 1 लाख माइनस 20,000 80,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 कितना हो गया साहब
84,000। आप कहेंगे 84 कैसे, पैसे तो मेरे को उसको 90,000 देने हैं, अभी एंट्री करते हैं, आप चिंता न करें। आपने 11th-12th में भी कैश डिस्काउंट की एंट्री तो बाद में अलग से ही करी, पर फिलहाल आप कहेंगे अब मैं इसकी एंट्री कैसे करूं। परचेज कॉस्ट अपनी कितनी है, 80,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो अब मैं एंट्री कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, परचेजेस डेबिट 84,000। फिर आपने कहा हमने उसको जीएसटी के पैसे तो दिए ही हैं, रिफंड मिलेगा अलग बात है। तो जीएसटी, वैसे इसके अलग अलग अकाउंट खुलते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है। तो अब जो इनपुट मेरे को मिलना है वो इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट अलग खुलता है, एसजीएसटी का अलग खुलता है, आईजीएसटी का अलग खुलता है। पर फिलहाल मैं जीएसटी इनपुट एक कॉमन नाम लिख रहा हूँ। जीएसटी के भी पैसे तो देने ही पड़ रहे हैं मेरे को, कितने, 8,000। तो 84 प्लस 8 टू क्रेडिटर मैं यहाँ कर देता हूँ कितना, 92,000। फिर अगली एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 92,000 टू बैंक 90,000, क्यों 90 ही दिए, एंड टू कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड जो अकाउंट आप खोलते हो कितना, 2,000। हो गई एंट्री। तो समझिए परचेस कॉस्ट अपनी बात हुई कि 1,00,000 में से 20,000 माइनस करो, जीएसटी जोड़ना ही नहीं, कैश डिस्काउंट लेस ही नहीं करना, फ्रेट अनलोडिंग का एक खर्चा और जोड़ दो। तो आप कहेंगे जीएसटी का क्या होगा, अलग अकाउंट में चला गया। जब परचेज में नहीं जोड़ा, क्योंकि क्रेडिटर को तो पैसे देने ही है, तो जीएसटी का ये जो अमाउंट है ये अलग से अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया आपने। फिर इसका क्या होगा, हाँ आप उसकी चिंता न करें, ये जीएसटी एक तरह समझ लो गवर्नमेंट के पास मेरी तरफ से एडवांस जमा पड़ा है। बाद में जब मैं माल बेचूंगा, मान लो उस पर 15,000 जीएसटी बना, तो उस वक्त मैं एंट्री करूंगा जीएसटी अकाउंट डेबिट 15,000, टू जीएसटी इनपुट 8,000, टू बैंक 7,000। उस वक्त अपने आप ये इनपुट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये समथिंग लाइक एडवांस टैक्स की तरह है। ओके, तो पॉइंट इज, अगर मैंने कोई भी ड्यूटीज टैक्सेस पे करी जिसका मुझे इनपुट मिलना है, गवर्नमेंट से वापस रिकवर होगी, तो गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, मैं उसको ऑब्वियसली अलग अकाउंट खोल दूंगा। और जो मेरे को वापस मिलनी नहीं है, अब उसका कुछ होने वाला नहीं है, तब तो परचेज कॉस्ट का पार्ट है, अपने आप परचेजेस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द अकाउंटिंग विल बी डन फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये, क्लियर। तो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही बना लिया अपन ने, ताकि कॉस्ट ऑफ परचेज को अपन अच्छे से समझ सकें। ठीक है भाई, क्लियर। तो डेफिनेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज टैक्सेस अदर देन दोज विच आर रिकवरेबल, फ्रेट इनवर्ट जोड़ना है, अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, मैंने वो लिया था अनलोडिंग वाला, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स आर डिडक्टेड, ऑब्वियसली अपन ने लेस ही किया। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1, M Limited purchased 800 units of raw material at the rate of 120 per unit लेस 8% ट्रेड डिस्काउंट। आप कहेंगे ओहो ट्रेड की बात हो रही है, ऑफकोर्स माइनस करना पड़ेगा। जीएसटी इज चार्जेबल एट 6% ऑन द नेट प्राइस। कंपनी स्पेंड्स 2,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 800 फॉर लोडिंग अनलोडिंग। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेज। आप कहेंगे अच्छा जीएसटी है, अच्छा क्वेश्चन ने लिखा ही नहीं इनपुट है कि नहीं, अपन बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे इनपुट है। आप कहेंगे तो बहुत आसान हो गया ना, 800 इंटू 120 माइनस 8% ट्रेड डिस्काउंट करना है, फिर 2,000 ट्रांसपोर्टेशन का, 800 रुपये लोडिंग अनलोडिंग का जोड़ना है, ये आगे परचेज कॉस्ट। ठीक है, जीएसटी जोड़ना नहीं है क्योंकि उसका मान लेता है रिफंड मिल जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, आपको लगता है कि इंटर के लायक है 5 नंबर का क्वेश्चन? क्या आपको 800 इंटू 120 माइनस 8% प्लस 2,000 प्लस 800 रुपये करने के लिए क्वेश्चन दिया है, बस इतना सा लिख के आ गया आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसलिए मैंने आपको कहा था कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन मीन्स यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछना जाता है, आपको आता है कि नहीं आता। आप कहीं वो तो सॉल्व करेंगे उसको पता चल जाएगा ना, ऑफकोर्स पता चल जाएगा। पर मेरी तरफ से सलाह ये है, मेरी तरफ से, इंस्टीट्यूट ने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दिया है, अपन को ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है,
कॉस्ट ऑफ परचेज को निकालने से रिलेटेड। तो हम क्या करें, एएस ने जो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या जोड़ना है नहीं जोड़ना है उसकी जो रिक्वायरमेंट डाली है वो अपने शब्दों में, हाँ मैंने वर्ड यूज़ किया इन आर ओन लैंग्वेज, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज कॉपी करने का कोई रूल नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नहीं वो लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, आपको रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है। हाँ लैंग्वेज भले ही अपनी हो, एग्जामिनर को भी समझ में आए वैसी होनी चाहिए। ये नहीं साहब ये तो मेरी पर्सनल भाषा है, ठीक है, किसी को समझ नहीं है मुझे बुलाए। आपने कहा मैंने अंग्रेजी ऐसी लिखी है वो खुद घूम जाएगा लिखा क्या है। ओके, सो दैट शुड नॉट बी देयर बट इट शुड बी इन आवर ओन लैंग्वेज। और हाँ आप पूरी इन्वेंट्री की रामायण मत लिख के आ जाना AS2 की, आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज से रिलेटेड जो AS की रिक्वायरमेंट है बस वो लिखनी है और फिर इसका सोल्यूशन प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। शुरू करो भाई। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। लिखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डैश वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हाँ आपको एस का नंबर नाम याद होना चाहिए। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एन इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री includes purchase price, नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, अपन ने वो लैंग्वेज मॉडिफाई कर दी, नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड्स एंड अदर कॉस्ट directly attributable to, which related to purchase, directly attributable to purchase। हाँ फिर लिखिए नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट्स रिबेट्स are deducted to calculate कॉस्ट ऑफ परचेज। हाँ वो ड्यूटी ड्रॉबैक भी लिख सकते हो, तो ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स ड्यूटी ड्रॉबैक्स आर डिडक्टेड, ठीक है, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेज। तो ये अपन ने थोड़ी सी थ्योरी लग दी ताकि एग्जामिनर को लगेगा हाँ थ्योरी भी आती है। मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है 2 नंबर तो इस थ्योरी के होंगे, बाकी 3 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। हाँ ये जस्ट देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, हर क्वेश्चन में थ्योरी लिखनी ही होगी, नो। अगर फुल प्रैक्टिकल है, फुल कैलकुलेशन करना है तब तो आप कह सकते हो सीधी कैलकुलेशन करो काम खत्म हुआ। पर अगर आप कहीं कैलकुलेशन के नाम पर तो कुछ है ही नहीं, इसके 5 नंबर बोनस मिल रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा थोड़ा सा थ्योरी लिख के आएँ। ओके हाँ थ्योरी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी है, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन डिपेंडिंग ऑन द नीड, न एक्स्ट्रा, ठीक है, न कम। ये नहीं बिल्कुल घास ही काट दी और ये नहीं पूरी घास फूसे बढ़ दी। हाँ अब लिखिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। अब आप कहेंगे चलो साहब कैलकुलेशन बता देते हैं, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। लिखिए परचेज प्राइस 800 यूनिट्स इंटू 120 है, लेस हाँ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है साहब, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट था भाई 8%। हाँ जी तो 96,000 पे 8% निकालो कैलकुलेटर से, कितना 7680, हाँ माइनस कर दीजिए कितना 88,320, ठीक है। हाँ GST तो मुझे जोड़ना नहीं है, फ्रेट जोड़ देंगे और अनलोडिंग लोडिंग क्या, हाँ तो 2000 रुपये फ्रेट का, 800 रुपये लोडिंग अनलोडिंग का, तो 2800 रुपीज़। तो ये 2000 और 800 रुपये जोड़ दीजिए कितना 91,120। So this becomes our cost of purchase।
ठीक है, क्लियर। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोट डाल लिया आपने, कहा जीएसटी जोड़ा नहीं, क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं, क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे नोट लास्ट में डालना है। जीएसटी क्वेश्चन ने कह रखा होता है क्योंकि रिफंड मिलता है इसलिए हमने नहीं जोड़ा, क्वेश्चन ने नहीं कहा तो हम डाल देंगे, मानते हैं कि जीएसटी का रिफंड मिलेगा, रिकवर होगा, इसलिए हमने ऐड नहीं किया है। नोट डालिए, इट इज़ अज्यूम्ड दैट जीएसटी इज रिकवरेबल subsequently, GST is recoverable subsequently, so it will not be, so it is not included, in cost of purchase। तो इसलिए वो परचेज कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, डन। चलिए अब वापस थ्योरी पे आइए। तो पहला कंपोनेंट था कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। समझिए, ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगी, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, आप तो सीधा स्टॉक इन ट्रेड खरीदते हो, यूं कहीं बेच देते हो, तो आपके लिए तो कॉस्ट ऑफ परचेज वन एंड फाइनल कन्वर्जन कॉस्ट नाम की चीज़ ही नहीं। पर अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो डेफिनेटली दिस पिक्चर कम्स इनटू अराइज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। और याद रखिएगा, दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, लेबर एंड ओवरहेड्स। हाँ, कॉस्टिंग में आप कहेंगे बहुत माथा लगा है। ओवरहेड्स कितनी तरह के किए अपन ने, फैक्ट्री, एडमिन, एसएनडी। फिर एक और क्लासिफिकेशन वेरिएबल एंड फिक्स्ड, और लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट कॉस्ट। आपने कहा ये क्या, अभी लेबर की तो बात ही नहीं हुई, ब्रैकेट में लिख दो लेबर प्लस direct expenses, indirect cost that is overheads, both variable and fixed। झगड़ा खत्म। वेरिएबल ओवरहेड्स भी लेना है, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लेना है। आप कहेंगे कौन सा वाला, फैक्ट्री वाला लेना है, एडमिन वाला लेना है, एसएनडी वाला लेना है, अभी बात करते हैं उसकी भी। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स को कैसे लेना है, तो एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स आते ही आप कहेंगे क्या करूं, एब्जॉर्प्शन। अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स का जब अलोकेशन करना है, नाम अलोकेशन है, ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन का बात हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लीजिए। कारण क्लोजिंग स्टॉक में जब आप ओवरहेड जोड़ने की बात करो, आप कहें कितना जोड़ूं, तो एब्जॉर्प्शन चाहिए। अब वो एब्जॉर्प्शन चाहे पर यूनिट हो, चाहे परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट पर आर हो, मशीन आर हो, जो भी हो, मेथड अपन ने कई सारे पढ़े। आप नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे ओवरहेड निकालोगे। आप कहें नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, अगले लाइन में डिफाइन किया है, इट इज़ दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन दैट एन एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स टू अचीव ऑन एन एवरेज। सो दैट लेवल ऑफ आउटपुट की बात हो रही है जो एंटरप्राइज एक्सपेक्ट करता है अचीव कर लेंगे ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और सीजन्स। हाँ, किसी साल सीजन सर्कमस्टांसेस एबनॉर्मल हो गए, वो वाला नहीं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सीजन में ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स हमेशा बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी। टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड मेंटेनेंस। मालूम है कि मेंटेनेंस में भी कुछ टाइम जाएगा तो उसमें प्रोडक्शन कम होगा, तो वो भी लेस करके नेट हम कितना बना सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी। कॉस्टिंग में इसको अपन कई बार बजटेड कैपेसिटी भी बोलते हैं, कि बजट आप अपनी सब सिचुएशंस को देखते हुए ही बनाते हो। क्लियर? तो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे आप एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लीजिए और उससे हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने में काम में ले लेंगे। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, नॉर्मल कैपेसिटी से रेट भी निकाल ली। किसी साल मान लो आपका प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से कम हो गया,
तो फिर क्या करना है, दैट इज़ द इशू विच अराइजेस। तो देखिए पहले अपन इस एग्जाम्पल को एक समझते हैं, फिर इस थ्योरी को पढ़ेंगे। तो मान लीजिए अपन हाँ सिर्फ डिस्कशन फिक्स्ड ओवरहेड्स का कर रहे हैं, वेरिएबल का पंगा ही नहीं है बेचारों का, वो तो जितना काम करते उतना ही लगता है, पूरा जाकर के जोड़ना ही है। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स तो आपने कहा जो प्रोडक्शन किया जाके चुपचाप जोड़ के आ जाओ पूरा का पूरा, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑलवेज एज अ इशू। तो सपोज हमारा नॉर्मल आउटपुट था, नॉर्मल कैपेसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट वाज 25,000 यूनिट्स, और हमारा जो ओवरहेड्स लगने वाला है इट वाज से 1 लाख रुपीस। तो हमारी एब्जॉर्प्शन रेट जो आ गई इट केम टू ₹4 पर यूनिट, ठीक है। ये साहब तैयारी हो गई साल के शुरू में कि आपकी एब्जॉर्प्शन रेट कितनी है, साहब 4 रुपये पर यूनिट। अब सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। सिचुएशन ए लो प्रोडक्शन, सिचुएशन बी हाई प्रोडक्शन। तो समझिए सिचुएशन ए में क्या हुआ, मान लीजिए हम सिर्फ 20,000 यूनिट्स ही बना पाए, और हाई प्रोडक्शन में मान लीजिए हमने 40,000 यूनिट्स बना दी। अब समझिएगा मेरी एक्चुअल एब्जॉर्प्शन रेट जो आ रही है, आप कहेंगे कि 1 लाख का ओवरहेड्स, 20,000 यूनिट्स बनाए, रेट कम्स टू ₹5। इधर 1 लाख का ओवरहेड्स, 40,000 यूनिट्स बना दिए, रेट कम्स टू 2.5। नाउ द इश्यू अराइजेस, मेरी एक्चुअल रेट ये है, और जो ऊपर नॉर्मल कैपेसिटी वाली जो मेरी एब्जॉर्प्शन रेट है, हाँ ये वाली कौन सी रेट है साहब, ये एब्जॉर्प्शन रेट है, ओके। So my original absorption rate is 4 rupees, whereas actual rate जो आ रही है, एक केस में 5 रुपये आ रही है, दूसरे में 2.5 रुपये आ रही है। अब मैं क्या करूँ? हाँ कहीं कॉस्टिंग होता तो हमारे को तो एकदम बाएं हाथ का खेल है। याद आया भाई, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट क्या था, एक कैरी फॉरवर्ड, दूसरा राइट ऑफ, तीसरा सप्लीमेंट्री रेट। याद आ गया भाई, 3 तरीके हमारे पास में थे। अब कहीं वो तो कॉस्टिंग की बात हुई, ये तो अपन अकाउंट्स में आ गए हैं। तो देखिए कॉस्टिंग की हेल्प ले रहा हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह निकाल रहा हूँ। आपने कहा 4 रुपये पर यूनिट आ गई। अब मेरी प्री डिटर्मिन्ड रेट तो 4 रुपये है, एक्चुअल रेट लो प्रोडक्शन है 5 रुपये आ रही है, उधर 2.5 रुपये आ रही है। तो अब मैं मेरी कॉस्ट का कैलकुलेशन करने में 4 रुपये काम में लूँ या एक्चुअल वाली रेट काम में लूँ। देखो भाई, अगर एक्चुअल वाली रेट ही काम लेनी होती तो 4 रुपये निकालने की मेहनत क्यों की साल के शुरू में, छोड़ो टाइम पास क्यों कर रहे हो आप, कहीं बाद में एक्चुअल निकलेगी कर लेंगे। पर अपने याद है ओवरहेड्स वाले चैप्टर में अपन साल के शुरू में रेट क्यों निकालते हैं, कारण साल भर प्रोडक्शन होगा तो प्राइसिंग तो साल भर रखनी पड़ेगी, तो कॉस्ट तो साल के शुरू से हमारे पास तैयार होनी चाहिए, इसलिए रेट तो हम साल के शुरू में निकाल लेते हैं। अब तकलीफ़ ये है कि ये हमारे थोड़ा प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो रहा है, उसका क्या मैटर करें, कैसे इलाज करें। तो सुनिए ध्यान से, एएस ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए आप किसी साल निठल्ले बैठे थे, प्रोडक्शन कम था, तो ऑफ कोर्स आपकी इच्छा होगी क्लोजिंग स्टॉक में 4 रुपये नहीं, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट वाली प्री डिटरमिन्ड रेट नहीं, मैं मेरी एक्चुअल रेट 5 रुपये काम में ले लूँ। कोई गलत नहीं है, विचार आने का मना थोड़ी है। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का याद कब आता है अपने को, ये ईयर एंड में, क्यों रे मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, वैल्यू किस पे करूँ। क्लोजिंग स्टॉक में अगर 4 की जगह 5 रुपये लेते हो, क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, इससे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ साहब, चलेगा क्या अकाउंट्स में, क्या आप अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करवा सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी परमिट नहीं करेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया 5 रुपये नहीं चलेगी, आपको रेट कौन सी काम में लेनी पड़ेगी, 4 रुपये। सो रेट टू बी यूज्ड ₹4, मतलब प्री डिटरमिन्ड रेट। आना क्यों साहब, क्या प्रॉब्लम है, मेरी एक्चुअल कॉस्ट 5 रुपये आ रही है। आपकी बात बिल्कुल बराबर है, पर हम 5 रुपये नहीं लेने देंगे, हम तो आपको 4 रुपये ही लेने देंगे।
कारण क्या है अभी बताऊंगा। वैसे मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया कि आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाते हो, उससे प्रॉफिट बढ़ता है, वो अलाउड नहीं। आप कहीं बढ़ा थोड़ी रहे हैं हम कोई, हमारी एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख रुपए है, यूनिट्स 20,000 बनाए तो एक्चुअल खर्चा 5 रुपये पर यूनिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक में 5 रुपये रहने दो, सही वाली बात है, एक्चुअल कॉस्ट है। पर वो एएस कहता है नहीं, इस साल आपका प्रोडक्शन कम हुआ। क्यों कम हुआ? कोई ना कोई कारण रहा होगा, एबनॉर्मल रीज़न। अब प्रोडक्शन कम होने से क्या आपके स्टॉक की वर्थ बढ़ गई? वर्थ रियलिटी में क्या उसकी वैल्यू बढ़ गई? इस बार तो हम काम ही नहीं कर पाए, माल ही नहीं बिक रहा था, बनाया ही नहीं, तो क्या आपका जो स्टॉक पड़ा है उसकी वर्थ रियलिटी में 4 की जगह 5 रुपये हो गई है? आप कहीं नहीं, उल्टा नकारा हो गया होगा, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होगा, इसलिए 4 ही रहने दो, 5 रुपये का ख्वाब निकाल दो, ठीक है, 4 रुपये ही काम में ली जाएगी। ठीक है साहब, आगे चलते हैं बी पार्ट में। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, आपने खूब यूनिट्स बना लिए, इस बार तो 25 बनाने थे, हम तो रुके ही नहीं, 40,000 यूनिट बना लिए। अब मेरी एक्चुअल कॉस्ट 2.5 रुपये ही आ रही है, और लेकिन मेरी प्री डिटरमिनेंट तो 4, आपने अभी बोला 4 ही लेना, एक्चुअल को भूल जाओ, आने दो 4। आप समझिए 2.5 रुपये मेरी एक्चुअल आ रही है, और मैं कह दूँ नहीं 4 ही काम में लेनी है। हाँ, 2.5 रुपये की जगह 4 रुपये काम लोगे तो स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर वही प्रूडेंस प्रिंसिपल बीच में आ जाएगा, यहाँ पे वो कहता है 2.5 रुपये काम में लो। देखिए साहब, तो एएस रिजिड नहीं है, ये नहीं 4 ही काम में लेना है, क्योंकि अगर 4 ही काम में लेना होता फिर ये 2 एग्जाम्पल क्यों बनाता। तो अगर किसी साल प्रोडक्शन कम हुआ, एएस कहता है रेट बढ़ाओ मत, कारण आपके इन्वेंट्री की कोई वैल्यू नहीं बढ़ गई, ये नहीं बड़ा वो वीआईपी प्रोडक्ट हो गया है, उल्टा वो नकारा होगा, 4 रुपये ही रहने दो। और अगर किसी साल प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ही जब 2.5 रुपये है, आप अपने इन्वेंट्री में 4 रुपये कैसे ले सकते हो? हमारे अकाउंट्स में एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा पे तो वैल्यू करना अलाउड ही नहीं है। और देखिए इसके सिनेरियो क्या क्रिएट होते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ये तो अपना पार्ट खत्म हो गया, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझा रहा हूँ। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, रॉ मटेरियल भी आएगा, ठीक है, लेबर भी आएगा, ओवरहेड्स भी आएंगे। ओवरहेड्स कितने आएंगे साहब? 1 लाख रुपए। मैं सिर्फ ओवरहेड्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरहेड्स कितने आएंगे? 1 लाख। और मान लीजिए सेल वॉज नील, कुछ भी माल नहीं बेचा, पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसका मतलब इस वाले एग्जांपल में लो प्रोडक्शन में आप कहीं क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 यूनिट। अब एएस ने कह दिया रेट कौन सी लेनी है? 4 रुपये लेनी है, यानी वैल्यू कितना हुआ? 80,000। 80,000 वैल्यू करने का मतलब मेरे लॉस आ जाएगा 20,000। आप ये कैसा बिना माल बेचे लॉस आ गया? हो सकता है क्या? बिना सेल के लॉस हो सकता है? आप कहीं लॉस करने के लिए सेल करने की कहाँ ज़रूरत है? तो समझिए आपका ओवरहेड्स 1 लाख ही रहा, और आपने काम कम किया, उल्टा नुकसान हुआ। जहाँ 1 लाख रुपए में आप 25,000 यूनिट बना सकते थे, आप कहें मैं तो 20,000 पे मेरा तो ईयर खत्म हो गया, मतलब आपको गाली मिलेगी, मतलब आपने नुकसान ही किया है। वो नुकसान दिखना चाहिए, और वो नुकसान कब दिखेगा? जब आप स्टॉक में 4 रुपये लो, और ये स्टॉक में अगर आप 5 रुपये ले लेते हो, 1 लाख पे वैल्यू आएगी, लॉस नाम की चीज़ नहीं आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा आएगी। एस ने कह दिया 4 रुपये, 5 रुपये अलाउड नहीं है। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, हाँ इसमें देखिए आपने कहा यहाँ पे भी एक काम करो ना, वही याद रहने दो कि अच्छा ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, मान लीजिए पूरे स्टॉक में पड़े हैं, आपने कहा अब 4 रुपये क्यों नहीं लेने देते? 4 रुपये लेते ही कितना स्टॉक होएगा साहब? 1,60,000। खर्चा कितना हुआ? 1 लाख। जीपी कितना आएगा? 60,000। इस बार सेल कितनी हुई? आपने कहा नील। बिना माल बेचे प्रॉफिट हो सकता है क्या? घाटा हो सकता है, प्रॉफिट नहीं हो सकता। वो मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए इसने कहा ये नहीं चलेगा, 2.5 रुपये से वैल्यू करो, 1 लाख रह जाएगा, अपने आप जीपी नाम की चीज़ नहीं आएगी। तो कुल मिला करके बहुत सिंपल सा रूल मैं आपको बताऊं याद रखने का, आपके एब्जॉर्प्शन रेट, प्री डिटरमिन्ड रेट और एक्चुअल रेट विच एवर इज लेस, रिव्यू कर लो भाई। 4 रुपये, 5 रुपये, क्या लिया? 4 रुपये। 4 रुपये, 2.5 रुपये, क्या लिया? 2.5 रुपये, विच एवर इज लेस। और वैसे लॉजिकल रीजनिंग, अगर किसी साल प्रोडक्शन कम होता है मतलब आपने नुकसान का काम किया, और नुकसान पीएनएल में दिखना चाहिए, वो कब दिखेगा? जब आप प्री डिटरमिन्ड रेट लो, मतलब हायर रेट लेना अलाउड नहीं है। और अगर किसी साल काम ज़्यादा कर लिया तो आपका एक्चुअल खर्चा ही 1 यूनिट पे 2.5 रुपये ही आया है, तो 4 रुपये कैसे ले सकते हो? 2.5 रुपये ही लेना पड़ेगा। चलिए भाई अब आ जाइए पीछे, क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हाँ देखिए कौन से ओवरहेड्स की बात हो रही है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गया बस। तो मतलब सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएगा। आपने कहा एडमिन एसएनडी नहीं आएगा क्या? हरगिज़ नहीं आएगा। एक काम और करो, नीचे देखिए इस पेज पे किधर गया, हाँ, कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री,
इसमें पॉइंट नंबर सी क्या लिखा है कि ये खर्चे इन्वेंट्री में नहीं आते, एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिल गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इन्वेंट्री में आएगा, सिर्फ प्रोडक्शन वाला ही आएगा। और वैसे आपको याद ही है कॉस्ट शीट भी अपन बनाते थे, कॉस्ट शीट में भी सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के WIP फिर आप कहेंगे नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो आता था ना, वो यहाँ पे भी आएगा, अपन आगे पढ़ेंगे, पर अदरवाइज सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन S&D नहीं आएगा। हाँ, क्या लिख रहा है, द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू ईच यूनिट इज नॉट इंक्रीज, 4 रुपये से 5 रुपये नहीं करना है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो प्रोडक्शन और आइडल प्लांट। तो आपको रेट बढ़ानी नहीं है। However, in period of abnormally high production, इस साल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, absorption rate of fixed overhead is decreased so that inventories are not measured at above cost. Okay, तो प्रोडक्शन कम हुआ, आपको पुरानी रेट रखनी है, हायर रेट अलाउड नहीं है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्री डिटरमिन्ड रेट नहीं लगा पाओगे क्योंकि वो रेट ज़्यादा है, आपको एक्चुअल वाली लेनी है। लिखो, if production is lower, we cannot increase rate. We cannot increase rate. If production is lower, we cannot increase rate, and thus have to use predetermined rate. And thus have to use predetermined rate. Next paragraph. In case of high production, in case of high production, the actual rate is lower, actual rate is lower, and that has to be used, और वही काम में लेना है। और कंक्लूजन लिख लो, predetermined rate, predetermined rate और actual rate, predetermined rate और actual rate, whichever is less, जो भी कम है। ठीक है, चलिए जी, तो आज अपन इतना ही करेंगे। क्वेश्चन 1 अपन ने कर ही लिया था, एक आध और देख लें कोई। क्वेश्चन 2, you are required to value the inventory per kg of finished goods. इन्वेंट्री पर केजी क्या होगा, ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल 200 रुपये है, डायरेक्ट लेबर 40 रुपये है, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स 20 रुपये, वेरिएबल वाले में प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख kgs इज़ 20 lakhs, तो 2 लाख kg पे 20 लाख है। 4000 kgs ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट ईयर एंड, और ईयर एंड पे आप कहेंगे 4000 kg स्टॉक में पड़ा है। ठीक है, पर इस बार प्रोडक्शन कितना हुआ वो तो लिखा ही नहीं है, तो ठीक है, अपने तो 2 लाख किलो के हिसाब से 20 लाख रुपए मतलब 10 रुपये हो गया, तो 200 रुपये प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 रुपये आपका ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का, तो कितना हो जाएगा भाई, 270 रुपये पर केजी पे वैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे इसका आंसर बस सीधा कैलकुलेशन नहीं, थोड़े से 2 शब्द अपन लिख देंगे। लिखिए, एज पर AS2, as per AS2, cost of inventory consists of cost of purchase and cost of conversion, cost of purchase and cost of conversion। अगले पैराग्राफ में कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स। हाँ, फिर आगे लिखिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर included in valuation of inventory, on basis of absorption on
normal capacity on basis of absorption on normal capacity, बस इतना ही लिखूँगा मैं। इसमें कोई एक्चुअल कैपेसिटी की बात करी नहीं है तो मैं क्यों लूँ। तो अब आगे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी। लिखो भाई, मटेरियल, हाँ जी, 200 रुपये, लेबर 40 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड्स 20 रुपये। हाँ लिख दिए भाई। हाँ फिर लिखिएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स, हाँ ब्रैकेट में लिखिएगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, कितना हो गया 10 रुपये। हाँ फिर टोटल लगा लीजिएगा 270। तो पर केजी आ गया है भाई 270 रुपये, और स्टॉक में हमारे पास 4000 केजीज है, तो टोटल वैल्यू निकालनी हो। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पर केजी, तो आपने कहा 270 रुपये, आंसर कंप्लीट। नहीं तो 4000 से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द कंपनी इनकर्ड ₹20 lakh as fixed production overheads per year. It normally produces 1 lakh units in a year. In 1819, however, production has been only 40,000 units. Now, normal output 1 लाख होता है, पर प्रोडक्शन 40 हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम होते ही पर यूनिट रेट बढ़ जाती है। बढ़ी हुई रेट काम में नहीं लेनी होती है। ठीक है, वो मतलब पुरानी वाली 1 लाख वाली, देखिए 20 लाख रुपए का वो रेट्स, 1 लाख यूनिट्स का मतलब रेट क्या हुई 20 रुपये, और 20 लाख को 40,000 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रेट सीधी 50 रुपये पहुँच जाती है। 50 रुपये काम नहीं ले सकते, 20 रुपये लेनी पड़ेगी। एट ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज 10,000 यूनिट्स। नाउ 40,000 बनाए, 10 क्लोजिंग में। कॉस्ट स्ट्रक्चर इज मटीरियल, लेबर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स एडमिन ओवरहेड्स भी दे दिया। आपने कहा ये काहे को दिया है, बस कंफ्यूज करने के लिए और साथ में एक नंबर लाने के लिए। कैसे कि लास्ट में लिखना है कि ये काम का नहीं है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, अब इसमें थ्योरी जो भी अपन ने सेकंड क्वेश्चन में लिखी वो तो लिखनी ही है, साथ में एक लाइन लास्ट और ऐड होगी, अगर किसी साल प्रोडक्शन कम होता है रेट बढ़ाई नहीं जा सकती। शुरू करो भाई आंसर। हाँ, वो जो ऊपर वाली थ्योरी है वो आप लोग घर पे एज इट इज़ कॉपी कर लेना, उतनी लाइनें खाली छोड़ दो। हाँ लिखनी है वापस घर पे जाके, प्रैक्टिस तभी होगी। फिर लिखिए उसके बाद एक और लाइन, इफ़ actual production is lower, if actual production is lower, the rate cannot be increased, the rate cannot be increased, rate बढ़ाई नहीं जा सकती, rate cannot be increased। ठीक है भाई, बस। हाँ फिर एक और लिख दो अगली लाइन में, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स are not included in, fixed administration overheads are not included in valuation of inventory। अब शुरू करो भाई, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लिखिए मटीरियल 500 रुपीज़, लेबर 250 रुपीज़, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हाँ लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 20 रुपये हो गया। तो 500 रुपये मटेरियल का, 250 रुपये लेबर का, 20 रुपये ये, तो कॉस्ट पर यूनिट 770 रुपये, कॉस्ट पर यूनिट 770 रुपये। हाँ, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ईयर एंड में कितने हैं, 10,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 77 lakhs, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 77 lakhs। ठीक है, तो आज घर पे जितना AS अपन ने पढ़ा है वो पढ़िएगा, एवं उसके आगे का भी जो कॉस्ट से रिलेटेड मैटर है वो भी सब पढ़िएगा, भले ही समझ में आए नहीं आए, ताकि कल जब मैं समझाऊंगा थोड़ा इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे।